Hello everyone, welcome to Unacademy. Today we bring you the most important lesson on complete government schemes for NDA and CDS 2024. बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है ये, क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं हर साल जीएस और जीएटी में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो क्यों ना हम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाएं, ताकि इनको देख के रोने के बजाय, परेशान होने के बजाय या फिर क्वेश्चन छोड़ के आने के बजाय इन्हें हम अटेम्प्ट करके क्यों ना मार्क्स गेन करके आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर 2024 बेनिफिशियल रहने वाला है आपका सीडीएस 2024 सेकंड एंड एनडीएस 2024 सेकंड के लिए, जो कि कंडक्ट हो रहा है एक ही दिन, दैट इज 1 सितंबर को। स्टार्ट करेंगे हम पहली मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ द डे। द फर्स्ट मिनिस्ट्री दैट आई हैव चोजन इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमारे जो स्कीम्स होते हैं ना, मैंने उसे सेग्रीगेट किया है मिनिस्ट्री वाइज, ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो और सहूलियत भी लगे कि जब हमें समझना हो कि कौन सा स्कीम किस मिनिस्ट्री को बिलोंग करता था, तो हमें एक सेग्रीगेटेड वे में कंटेंट मिले। ठीक है, पहला स्टार्ट करूंगी मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, काफी दिल के करीब है ये हमारे। पहला जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर व्हिच आई हैव चोजन इज अदिति। व्हाट इज अदिति? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। अब देखिए, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म ही आ जाता है। सपोज आपको मिनिस्ट्री बता देंगे कि अदिति स्कीम व्हिच इज लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, व्हाट इज द फुल फॉर्म? स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके आ जाएगा स्टैंड्स फॉर। तो अब आपको अगर जानकारी नहीं होगी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या अगर आप इन शब्दों से वाकिफ नहीं होंगे, तो बहुत चांसेस है कि आप यहाँ तो वहां पे तुक्का लगाएंगे या छोड़ के आ जाएंगे। तुक्का लगाया तो नेगेटिव हो जाएगा, गलत हुआ तो, और सही हुआ तो फिर आपकी किस्मत, और अगर छोड़ दिया तो आपने मार्क्स लूज कर दिए हैं। ठीक है, सो फुल फॉर्म पे ध्यान देंगे। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। व्हाट डू मीन बाय इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज? डेवलपमेंट तो आप सभी को पता होगा। इनोवेटिव मतलब कुछ नया, कोई नया आइडिया आया, कुछ नया क्रिएट किया, तो जो टेक्नोलॉजी है ना वो निरंतर डेवलप होती रहती है। मानते हैं आप? अब देखिए, 4 साल पहले कोई और टेक्नोलॉजी थी, अब कोई और टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में कोई और टेक्नोलॉजी होगी। तो ये टेक्नोलॉजीज लगातार इनोवेट करते रहना है, एंड किसके संदर्भ में? डिफेंस के संदर्भ में, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। ठीक है, सो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। क्या मतलब है इस scheme का? What is the objective? It is to facilitate development of strategically critical technologies which are sensitive and innovative. अब देखिए, ये जो IDEX है ना, it stands for your innovations for defense excellence. Innovation for defense excellence. ठीक है, यानी कि हमें अपने आर्म फोर्सेस में एक्सीलेंस चाहिए और वो इनोवेट करके पाया जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज? इट मींस वो टेक्नोलॉजीज जो कि क्रिटिकल है। इन व्हाट रिस्पेक्ट? इन रिस्पेक्ट ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी यानी कि अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है जो कि है तो बहुत बेनिफिशियल, लेकिन अगर वो किसी के हाथ लग जाए तो इट कैन कॉज हार्म ऑल्सो टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमें डेवलपमेंट करना है स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जो कि एकदम से दुश्मनों को मात दे दे, जो कि सेंसिटिव हो एंड इनोवेटिव भी हो। ठीक है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज ऑन फॉरेन ओईएम्स, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। क्या मतलब है इसका? कि भारतीयकरण किया जाए हमारे इक्विपमेंट्स का, हमारे टेक्नोलॉजीज का, खासकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का। अब देखिए, मैंने आपको मतलब तो बताया यहाँ पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का। अब जब आप फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से लिंक करेंगे तो आप क्या समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज भारत में ना बनके अगर कहीं और पे बन रहे हैं और आपने वहां से उसको इंपोर्ट किया है, क्या ये खतरे से भरा हुआ नहीं है? अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी फ्रांस से इंपोर्ट किया है सपोज, एंड हमारा दुश्मन देश फ्रांस से दोस्ती कर ले, उसे बहला ले, फुसला ले, और वो टेक्नोलॉजी उसे पता लग जाए, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट? It is going to be a threat for all of us. So what we have to do, we have to indigenize. That is, we have to produce such technologies in our country itself, ताकि जो secret है वो secret ही रहे। ठीक है, और क्या करना है हमें? फॉरेन डिपेंडेंसीज रिड्यूस करनी है। ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हमें अपने देश में ही बनाने हैं। स्पाइरल डेवलपमेंट विद इन अदिति स्कीम एंड आल्सो स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड अंडर द एग्जिस्टिंग आईडेक्स स्कीम। ठीक है, एग्जिस्टिंग आईडेक्स स्कीम में जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं उसको क्या करना है? अदिति स्कीम के साथ मर्ज कर देना, ताकि एक अच्छा पुश मिल सके। बिल्ड टेक्नोलॉजी वॉच टूल एंड कंडक्ट टेक्नोलॉजी फॉरसाइट वर्कशॉप्स। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी वॉच टूल भी बनाएंगे, साथ ही आप आने वाले समय में कौन सी टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल रहने वाली है उसके लिए
वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करेंगी। सभी कुछ हो रहा है आपके अदिति स्कीम के अंदर, विच इज अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आईडेक्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। पर्पस अगर मैं जानूं इसका, द पर्पस is to develop 30 deep tech critical and strategic technologies where the country does not have existing capabilities, यानी कि उन टेक्नोलॉजीज पे काम करना है जो कि काफी टेक्निकल हो, दे आर डीपली टेक्निकल, दे क्रिटिकल एंड दे आर स्ट्रेटेजिक, ओके, दे आर हाईली एडवांस। अगर मैं इन सभी शब्दों का सार आपको बताऊं ना, इसका मतलब है हाईली एडवांस, ठीक है। और where the country does not have existing capabilities, जहां पे भी हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है, जहां हमें इनोवेट करने की, जहां हमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, वहां हम इम्प्रोवाइज करेंगे थ्रू अदिति स्कीम। कंपोनेंट्स की बात करूं, ग्रांटेड एड टू अदिति विनर्स एंड टू पार्टनर इंक्यूबेटर्स, दैट इज पीआई। अब व्हाट इज ग्रांटेड एड? ग्रांटेड एड यानी कि इस पूरे काम को करने के लिए जो फंड आएगा वो कौन देगी? वो सरकार देगी, ठीक है। अब यहाँ अदिति विनर्स का नाम आप देख रहे होंगे, यानी कि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नेतृत्व में हो तो रहा है, हालांकि there will be certain organizations, MSME हो सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो सकते हैं, जहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड देखिए पार्टनर इंक्यूबेटर्स का यूज हो रहा है। They all will pool in and they all will be pitching for how better their technology is, and उसी से एक घोषित हो जाएगा कि अदिति विनर कौन है, यानी कि स्कीम के तहत किसे ये टेंडर दिया जाए, किसे ये कार्यभार सौंपा जाए कि हाँ भाई आप अब इनोवेशन करिए हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा कार्यभार का खर्चा आएगा वो ग्रांटेड एड के तहत होगा, यानी कि नोबडी हैज टू बॉदर की पेमेंट जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई। हमें बस जो काम करेगा ना, जो हमारा पार्टनर इंक्यूबेटर है, वो हमें योग्य चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजीज कवर्ड कौन सी होगी? टेक्नोलॉजीज विच आर क्रिटिकली रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड वेयर द कंट्री डज नॉट हैव द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज, राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टेन्योर की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से लेके 25-26 तक इसका टेन्योर रहने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम और एक्सटेंड करें या फिर वी नीड टू कम अप विद द अदर स्कीम व्हिच कैन बी अ बेटर एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस प्रेजेंट स्कीम, ठीक है। ये टेन्योर भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप आज की डेट में हम इस टेन्योर के बीच में ही है, तो अगेन ये स्कीम रेलेवेंट हो जाता है। बात करते हैं दूसरे स्कीम की, विच इज अगेन अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम काफी चर्चा में रहा है, काफी कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार भी हुआ है। ये क्या कहता है? ये स्कीम टू एनहांस यूथफुल प्रोफाइल ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड अट्रैक्ट यंग टैलेंट एंड इंश्योर यूथ रिमेन्स एन एसेट, ठीक है। आर्म फोर्सेस के प्रति जो श्रद्धा है, जो जुनून है यूथ का, उसको बरकरार रखने के साथ साथ बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। और जो हमारे योग्य यंग टैलेंट है, जो यूथ है, उनको आर्म फोर्सेस की तरफ लेके जाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो एक एसेट के तौर पे भारत के लिए साबित हों, ठीक है। दे शुड रिमेन एज एसेट, नॉट एज अ लायबिलिटी, बिकॉज आप देखोगे ना, यूथ ही क्यों? क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है, इतना कुछ कर गुजरने का उत्साह रहता है, तो क्यों ना हम उनकी एनर्जी को, उनका जो समय है, उसको यूज करके एक भारत के लिए हम कुछ करें, ठीक है। दिस इज अंडर योर अग्निपथ स्कीम, ओके। सो बेसिकली बात करते हैं कि कैसे हम यूथ को एम्प्लॉय करें आर्म फोर्सेस के तहत, जानते हैं इसके बारे में। और they will be recruited as personals below officer PBOR rank in army, एयर फोर्स एंड नेवी फॉर 4 years। ध्यान देंगे कार्यकाल को भी, 4 years की बात हो रही है, यहाँ पे 4 साल की सर्विस मिलने वाली है। और रैंक क्या रहेगी? PBOR, यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, ठीक है। अग्निपथ स्कीम ऑफिसर रैंक में बहाली नहीं कर रहा है, पर्सन हैज टू बी बिलो द ऑफिसर रैंक इन विच फोर्सेज? इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों फोर्सेस यहाँ पे आ गए, ठीक है। इंक्लूडिंग 6 months ऑफ ट्रेनिंग। अभी जो 4 साल है ना, कभी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो अतिरिक्त है इन 4 सालों से, यानी कि पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड इन द आर्म फोर्सेस, अब 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, इसके बाद फिर 4 साल की सर्विस रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये 6 months कुछ नहीं है, इसी 4 साल में ही क्या होगा, 3.5 साल की, अगर मैं बात करूं 3.5 साल की सर्विस हुई और 6 महीने उसको ट्रेन करने में लग गए, है ना। कोई भी अगर जवान आया हमारे पास, उसे ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहलाएगा अग्निवीर, ठीक है। कितने लोग अराउंड इंडक्ट किए जाने की प्लानिंग है? 45,000 से 50,000 सोल्जर्स। कितने उम्र? 17.5 से 21 साल के युवा जो रहेंगे वो इंडक्ट किए जाएंगे अग्निपथ स्कीम के तहत आर्म फोर्सेस में, ठीक है। 23 years फॉर द करंट ईयर रिक्रूटमेंट विल बी रिक्रूटेड एनुअली। करंट ईयर रिक्रूटमेंट के लिए क्या किया? 23 साल कर दिया है, ठीक है। However, the age is very much restricted up till 21 years only.
बात करूंगी अगर मैं कॉम्पनसेशन की, यानी कि देखिए इस बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई फौज की नौकरी है, इवन कोई सरकारी नौकरी है, ठीक है, खासकर ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ रहा है, तो देयर हैज टू बी सम अमाउंट बीइंग गिवन जब आप रिटायर होते हैं, राइट। सो रिटायरमेंट के बाद समय जो पेंशन मिलता है उसे एक टर्म दिया जाता है विच इज पेंशन, एंड पेंशन इज गिवन व्हेन यू सर्व फॉर द फुल टेन्योर, when you serve for the full tenure। अब यहाँ पे जो टेन्योर है ना वो काफी कम है, 4 साल। 4 साल का मैं अगर कहूँ तो एक बीटेक की डिग्री आ जाती है 4 साल में। तो जितने समय में बच्चा आप एक डिग्री कंप्लीट करके निकलेगा उतने समय में उसने आर्म फोर्सेस में सर्विसेज दे दी, एंड ही इज रेडी फॉर रिटायरमेंट नाउ। आप 21 ईयर्स में इंडक्ट हो रहे हैं, तो आपकी 25 बाय द एंड ऑफ 25 ईयर्स यू आर आउट ऑफ द सर्विसेज आल्सो, राइट। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे what kind of pension they are getting। इसे पेंशन नहीं कहा जाएगा, इसे सेवानिधि कहा जाएगा, ठीक है। सेवानिधि पैकेज यानी कि इसे क्या और मैं कह सकती हूँ, इसे मैं कह सकती हूँ लमसम अमाउंट, ठीक है। एक बड़ा अमाउंट दे दिया गया, ठीक है, एज अ ट्रिब्यूट कि हाँ ठीक है ये लीजिए आपने सर्विस की। अंडर द सेवानिधि पैकेज एग्जेम्प्ट, और ये एग्जेम्प्टेड रहेगा आपके इनकम टैक्स से भी। दे विल रिसीव 11.71 लाख इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज, यानी कि 4 साल की सर्विस के बाद आपको 11.71 लाख, ये कम नहीं होता, बट फिर भी अगर मैं कहूँ कि सर्विस जो है ना, सर्विस अगर एक लंबे दौरान के लिए रहती है, दैट इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एंड अ रेगुलर एसेट फॉर द कंट्री एज वेल, बजाय एक शॉर्ट टेन्योर के लिए उन्हें हायर करके और फिर उन्हें बाय बाय बोल देना, ठीक है। चलिए, ये तो खैर काम सरकार का है और मिनिस्ट्री का है, हमारा काम है सेवानिधि पे फोकस करना, अमाउंट पे फोकस करना, और ये देखना कि उस पे इनकम टैक्स नहीं लग रहा है। ओके, कॉमन एनरोलमेंट की बात अगर मैं करूं, यानी कि बहुत सारे लोग तो आपके 4 साल के बाद घर को चले जाएंगे, लौट जाएंगे, लेकिन 25% of the total recruits will be allowed to continue for another 15 years under permanent commission। क्या कहा जा रहा है कि permanent commission इन्हें दिया जाएगा, जिसके तहत 25% यानी कि 1/4 ऑफ द सैनिक विल बी रिक्रूटेड बैक और इन्हें परमानेंटली रखा जाएगा। वो परमानेंट टेन्योर कितना है कि 15 ईयर्स। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा अग्री नहीं करती हूँ कि इसे परमानेंट कमीशन कहा जाना चाहिए। हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं 15 ईयर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 15 नहीं होगा, उन्होंने 4 साल पहले सर्व कर लिया और फिर 15 साल सर्व करेंगे, तो ये कुछ 19 ईयर्स का पीरियड आ जाएगा, है ना, ये कुछ 19 ईयर्स का पीरियड आ जाएगा। इसीलिए हम एग्जैक्ट इसे परमानेंट शॉर्ट सर्विस भी नहीं कहेंगे, बट ये परमानेंट कमीशन के जितना भी बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। चलिए, हाउएवर 25% हम देख सकते हैं, 25% जो जवान है वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। ओके, बाकी जवानों का क्या होगा? वेल, एज वी अंडरस्टैंड कि बाकी जवान भी जो है वो स्किल्ड है, तो उन्हें बाकी सारे फोर्सेस में, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए एंड वेरियस अदर जॉब्स, वहां पे उनको रियायत मिलेगी, वहां पे उनके लिए रिजर्वेशन रखे जाएंगे, 10% रिजर्वेशन है वहां पर, ठीक है। चलिए, डन, वी आर डन विद 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अदिति पढ़ा और हमने अग्निवीर पढ़ा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री जो कि पिक किया है मैंने वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं, पहला स्कीम जो मैंने पिक किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, विच इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। व्हाट इज इंक्लूजन? इंक्लूजन मीन सभी को साथ लेके चलना, सभी को इंक्लूड करके चलना, सभी को इंक्लूड लेके चलना, बट फाइनेंशियली, यानी कि सबकी जेब में पैसा हो। अब वो कैसे पैसा आएगा, ये काम कौन तय करेगा? ये काम आपकी गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। Ensure access of financial products and services at an affordable cost। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन से हो गए? जैसे कि बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, है ना। प्रोडक्ट्स में तो आपके कार्ड्स हो गए, एटीएम यूज करना। सर्विसेज यानी कि बैंक सर्विसेज, पैसे अगर किसी ने कमाए उसको कहीं जमा करना है तो उसको एक्सेस होना चाहिए बैंक का। ओके, दैट इज योर access financial products and services at an affordable cost, use of technology to lower cost and widen reach, ठीक है। so, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये भी है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज हो वो लोअर कॉस्ट में हो और ज्यादा लोगों के बीच में हो, ठीक है। इट शुड हैव अ वाइडन रीच। ऐसा नहीं कि आपने कुछ एलाइट लोगों को तो वो एक्सेस दे रखा है, ठीक है, लेकिन नेट बैंकिंग की सुविधा गांव कस्बों में नहीं हुई, है ना। इफ इट इज नॉट गोइंग फॉर वाइडर रीच, तो इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ पे क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए लोअर कॉस्ट पे, एंड उसकी जो रीच होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इसे लॉन्च किया गया था 2014 में, यानी कि इस साल डेकेड पूरा हो चुका है। द प्रधानमंत्री जन धन योजना इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट, इट्स अ नेशनल मिशन। Accounts opened are online accounts in core banking
सिस्टम ऑफ द बैंक्स, इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू रुपे डेबिट कार्ड्स और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स। आपने सुना होगा ना, ये रुपे डेबिट कार्ड भी इंपॉर्टेंट है एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट्स भी हैं। जैसे कि किसी को पैसे भेजने, आपने कई मजदूरों को सुना होगा, कई डिप्राइव्ड क्लासेस को सुना होगा कि पैसे भेजने आधार से भी चला जाता है, ठीक है। सो इट इज इंटरऑपरेबल, यानी कि आप देख रहे हैं कैसे आपके आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, आधार से कैसे पैसा चला जाएगा। हमने क्या किया, हमने इंटरऑपरेबल कर दिया है, ठीक है। सिंप्लीफाइड केवाईसी, ई केवाईसी इन प्लेस ऑफ कम्बरसम केवाईसी फॉर्मेलिटीज। अरे भाई कोई गरीब है, कोई दूर गांव से आया है, बड़ी मुश्किल से आया है, अगर हम उसको पूरा दिन उसी में उलझा के रखेंगे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरा दिन बीत जाता है, स्टिल उसकी केवाईसी पेंडिंग रह जाती है, ठीक है। सो इट्स बेटर कि हमारे जो केवाईसी का प्रोसेस होना चाहिए वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, एंड दिस इज अंडर योर प्रधानमंत्री जन धन योजना। बात करूं अगर मैं रुपए कार्ड इंश्योरेंस की, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑन रुपए कार्ड्स इंक्रीज फ्रॉम ₹1 लाख to 2 लाख फॉर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स ओपन्ड आफ्टर 28/8/2018, यानी कि जिनके भी अकाउंट्स 28/8/2018 के बाद ओपन हुए हैं रुपए कार्ड इंश्योरेंस के तहत, अब कितनी राशि हो गई है, 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख थी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज 2000 तक दी जाएगी बिना कुछ पूछे, बिना कोई कंडीशन रखे, और अपर एज लिमिट है 65 साल। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, मेरे अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है और मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, कोई फॉर्म भरना है, कोई काम है, तो अब मैं कैसे मैनेज करूं, भाई मेरे अकाउंट में तो जीरो है। वेल एक तरीके से मैंने उधारी ले ली, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक क्या करेगा, बैंक आपको 1000 रुपए, 2000 तक दे सकता है मैक्सिमम, मुझे 1000 चाहिए थे तो मैंने 1000 रुपए ले लिए। अब मेरा बैलेंस क्या शो करेगा, मेरा बैलेंस शो करेगा -1000 रुपीज, ओके। सो ये फैसिलिटी रखी गई है। अपर एज लिमिट यानी कि जो सबसे ज्यादा उम्रदार लोग होने चाहिए वो 65 साल तक हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिव प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स as per the extant RBI guidelines, and a PMJDY account is treated as inoperative if there is no customer induced transaction in the account for over a period of 2 years, यानी कि 2 साल से अगर आपने अकाउंट में कुछ भी ना रखा है ना निकाला है, एंड इट इज जस्ट सिटिंग आइडल, कोई इसमें कार्यवाही नहीं हुई है, तब क्या होगा, तब आरबीआई की गाइडलाइन के तहत उसे इनऑपरेटिव करार दे दिया जाएगा, ठीक है। जन धन दर्शक ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट है, दर्शक ऐप, कभी दर्शक ऐप भी आ सकता है आपके एग्जाम में। मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड, देखिए मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड अ सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म फॉर लोकेटिंग बैंकिंग टच पॉइंट्स सच एज बैंक ब्रांचेस, एटीएम्स, बैंक मित्रास, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा इन द कंट्री। यानी कि दर्शक ऐप के द्वारा आपको पता लग जाता है आप किसी नई जगह पे आपको बैंक जाना है, ठीक है। दर्शक ऐप के द्वारा आपको पता लग जाता है कि नियरेस्ट ब्रांच कहाँ मिलेगा, ठीक है, एटीएम्स कहाँ मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, भाई यहाँ पर भी पैसे जमा किए जाते हैं ना। सो दर्शक ऐप बेसिकली इन सभी चीजों को सिंप्लीफाई कर देगा और सहूलियत देगा अपने सिटीजन्स को। बात करूं अगर मैं कि ये पीएमजेडीवाई जो अकाउंट है ना जो खुलवाए गए थे, ये और किन किन चीजों के लिए एलिजिबल है, वेल ये एलिजिबल है आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि कहीं से सब्सिडी आना है, कुछ पैसा अगर धनराशि सरकार आपको दे रही है तो वो भी आपके पीएमजेडीवाई अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो डीबीटी आ जाएगा, आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पैसा भी उसमें आ जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना money will also be transferred into this account only, and micro unit development and refinance agency bank, that is mudra scheme, मुद्रा स्कीम के भी जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो भी बेनिफिट्स होंगे वो भी आपको इस अकाउंट में मिल जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अटल पेंशन योजना, यानी कि जो पेंशन के लिए दिस योजना हैज बीन पब्लिश्ड, ये भी आपके इसी अकाउंट में पीएमजेडीवाई अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला जो स्कीम है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इसे लाया गया था, स्टार्ट किया गया था 2014 में, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट्स खोले गए थे, इंटरऑपरेबिलिटी किस तरीके से कराई गई है इसमें, रुपए डेबिट कार्ड्स एंड आधार एनरोलमेंट पेमेंट स्कीम्स के तहत आपका जो केवाईसी है वो सिंप्लीफाइड रहा है। रुपए कार्ड इंश्योरेंस की राशि हो चुकी है 1 लाख से बढ़कर 2 लाख, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है 2000 रुपए तक, ठीक है। और एज लिमिट कितनी रहती है, 65 साल, ओके। एंड कोई भी अकाउंट अगर 2 साल से ज्यादा अगर वो इनऑपरेटिव है, अगर वो यूज में नहीं लाया जा रहा तो उसे क्या कर देंगे, हम स्थगित कर देंगे। एंड दर्शक ऐप से हमें क्या पता लगेगा, कोई नियरेस्ट बैंक ब्रांच, एटीएम, बैंक मित्रास, पोस्ट ऑफिस कंट्री में वो हमें पता लग जाए। चलिए, एंड भूलेंगे नहीं कि आपके जो पीएमजेडीवाई अकाउंट है वो किन किन चीजों के लिए एलिजिबल है, डीबीटी, देन वी हैव जीवन ज्योति बीमा योजना, देन वी हैव
सुरक्षा बीमा योजना एंड मुद्रा स्कीम एंड डेफिनेटली अटल पेंशन योजना। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं SSY। क्या है ये SSY? सुकन्या समृद्धि योजना प्रोवाइड अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट फॉर द गर्ल विच इज टू बी यूज्ड टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस। देखिए भारत में अभी भी होता है कि जब लड़की जन्म लेती है ना तो थोड़ा लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं, क्यों भाई लक्ष्मी घर तो आई है लेकिन इस लक्ष्मी पे काफी खर्चा करना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई पे। चलो पढ़ाई लिखाई तो हम ना भी करवाए, लेकिन ये गलत है। अगर आप उसको पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं ना तो आज के समय में आप उसको सशक्त नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से केस अगर आपने नहीं भी पढ़ाया लिखा तो भी आपने शादी तो करानी है उसकी, तो उसमें लगेगा खर्चा, उसमें लगेगा खर्चा। And without education, a girl's life is absolutely deprived of many things. उसको अपने rights नहीं पता लगेंगे. She will not be an asset to any person, for herself also rather. ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसके तहत ये कहा गया कि गर्ल चाइल्ड के ऊपर एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे न केवल उसकी शादी के एक्सपेंसेस बल्कि उसके एजुकेशन के एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना इज बेसिकली सोने पे सुहागा। पर्पस क्या है स्कीम का? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि बेटियों को बोझ ना समझा जाए, रादर उन्हें इस तरीके से बनाया जाए, उनके ऊपर इस तरीके से खर्च किया जाए कि वो एक सशक्त नारी बनकर उभरे। बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, लॉन्च इन 2015 एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ कैंपेन। देखिए कितनी खूबसूरत बात है इसमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ ही आपने इसको क्या किया और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, whereas you have covered the educational and marriage expenses as well. So this became one of the reliefs for the parents of the girl child. Beneficiary कौन होने वाला है इसका? The girl child. Maximum a number of 2 girl child in one family. घर में अगर 2 बेटियां हैं तो मैक्सिमम 2 बेटियों के ऊपर ये योजना लागू होगी। ठीक है, क्योंकि कौन दे रहा है इसमें फंड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगेन लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, एक ही अकाउंट उस बच्ची के नाम पे एक ही अकाउंट खोला जाएगा। अकाउंट ओपनिंग has to happen in the post office and notified branches of the commercial banks. ठीक है, हो सकता है आपके गांव के आसपास कोई बैंक हो, लेकिन वो कमर्शियल बैंक, व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स? एनी बैंक्स वेयर वी हैव अकाउंट, SBI, एक्सिस, HDFC, NPNB। ठीक है, तो जो नोटिफाइड ब्रांच होंगे वहीं पे आपका अकाउंट होना चाहिए। ये क्यों ऐसा बनाया गया है? ताकि सरकार को इजी हो पैसा ट्रांसफर करने में। मैक्सिमम अकाउंट पर फैमिली कितने हो सकते हैं? अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड फॉर अप टू 2 गर्ल चिल्ड्रन इन वन फैमिली। ठीक है, यानी कि अगर एक घर में सपोज लेट्स टेक अ केस देयर आर 4 डॉटर्स, तो क्या ये सभी को बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना का? नहीं। कभी पेपर में आए तो इस चीज को ध्यान रखना है, नहीं, नॉट ऑल विल अवेल द बेनिफिट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना, ओनली 2 विल अवेल। फर्स्ट 2 चिल्ड्रन जो होंगे, फर्स्ट 2 डॉटर्स जो होंगे, उन्हीं के अकाउंट्स बनेंगे और उन्हीं के अकाउंट में पैसे भी आएंगे। ठीक है, दैट मींस फैमिली हैज टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ अदर 2 गर्ल चाइल्ड। एक्सेप्शंस हालांकि रखे गए हैं ट्विंस या फिर ट्रिपलेट्स के। देखिए ट्विंस का केस हो सकता है ना, इट कैन बी पॉसिबल दैट एक बार में 2 बच्चे हो गए एंड दोनों गर्ल चाइल्ड, या फिर एक बार में ट्रिपलेट्स हो गए यानी कि 3 बच्चे इकट्ठे हो गए एंड तीनों ही गर्ल चाइल्ड हो गए। उस केस में हमने क्या किया, हमने एक्सेप्शन दिया हुआ है बिकॉज दिस इज सो नेचुरल। बेनिफिट्स कुड ऑल्सो बी अवेल्ड फॉर मोर देन 2 इन केस ऑफ ट्विंस, ट्रिपलेट्स इन द फर्स्ट बर्थ और द सेकेंड बर्थ। ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड बर्थ दोनों बोला गया है, यानी कि हो सकता है कि पहले केस में देयर इज 1 गर्ल चाइल्ड एंड सेकंड केस में क्या हुए, ट्विंस हो गए। तो अब 2 बच्चे यहाँ हो गए, 2 लड़कियां यहाँ हो गई, एक लड़की यहाँ हो गई, तो अब क्या हुआ, 3 देयर आर 3 गर्ल्स नाउ हु विल बी अवेलिंग द बेनिफिट। दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज देयर, यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स में एक्सेप्शन दिया गया है। ओके, इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट ऑन द बैलेंस एट रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो बैलेंस अमाउंट बन रहा है ना उस पे इंटरेस्ट रेट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। सुकन्या समृद्धि योजना में होता है कि कुछ अमाउंट आप उसमें इकट्ठा करते रहते अंडर द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्टेन अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट है वो नोटिफाई किया जाएगा सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम एंड इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ईयरली कंपाउंडेड बेसिस एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है और उसके अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा, बेनिफिशियरी के अकाउंट में। मैच्योरिटी ऑफ स्कीम, अब देखिए छोटी सी बालिका थी भाई, अब वो कब पैसे यूज कर पाएंगे? द अकाउंट शैल मैच्योर आफ्टर 21 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग or on marriage of girl child under whose name the account is opened whichever is earlier। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खाते पे किसका हक है, गर्ल चाइल्ड का है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्कीम है ये,
इट इज नॉट लाइक कि उसका पैसा कोई और हड़प जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द गर्ल कैन ओनली विदड्रॉ मनी कब, 21 साल, या तो वो जब 21 साल की हो जाएगी या फिर उस अकाउंट को बने 21 साल हो जाएगा, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए, उस समय जाके इस अकाउंट से मेच्योरिटी की अमाउंट विदड्रॉ की जा सकती है। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के तहत, एवरी गर्ल चाइल्ड कैन ऑपरेट द अकाउंट आफ्टर शी अटेन्स द एज ऑफ 10 years. This is such a beautiful facility where we have given the independence of finance to the girl child. देखिए बच्ची अगर 10 साल की हो जाती है, उसके बाद वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकती है, यानी कि कितने पैसे हैं उसमें, अगर उसने जमा करना है तो वो कर भी सकती है, ठीक है। This is independence. I'm sorry, this is independence. Next is payment on maturity to the girl child. Payment has to be given to the girl child. Interest payment even after maturity if account is not closed. अगर 21 साल में there can be chances कि 21 साल में उसने शादी नहीं की, हो सकता है ऐसा, ठीक है, और वो अकाउंट अभी भी चल रहा है, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट फिर भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द एडेड डेट्स विल आल्सो बी गिवन। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में ये बच्ची यूपी में रह रही है, कल को पढ़ने महाराष्ट्र में चली गई, ठीक है, वहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, यूपी जाके विड्रॉ कराना ऐसी कोई बात नहीं है। Deposits may be made in the account till the completion of a period of 15 years from the date of opening the account. ठीक है, जिस दिन से आप अकाउंट खुलवाएंगे 15 साल तक आपको डिपॉजिट्स करना है as parents, as guardians, okay, till the completion of a period of 15 years. ठीक है, चलिए, आई होप सुकन्या समृद्धि योजना आपको क्लियर हो गया हो और अब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट योजना, कौन से मिनिस्ट्री के तहत हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसे भी नहीं भूलना है, वी आर डूइंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, it is to provide social security during old age and protect elderly person against future fall in their interest income due to uncertain market conditions. अब जितने वृद्ध लोग हैं उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, किनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ओल्ड एज में, ठीक है, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है, एल्डरली लोगों का इंटरेस्ट है, उनकी जो डिग्निटी है वो बनी रहे और उनके हाथ में कुछ इनकम भी जाता रहे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। पर्पस की अगर मैं बात करूं, ऑफर्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन। आप कहेंगे सिक्योरिटी कैसे मैम, कोई आर्म फोर्सेस थोड़ी है भाई, finances is one of the security that everyone looks out for. यदि उस वृद्ध महिला या यदि उन वृद्ध पुरुष के पास हाथ में पैसे हैं तो उन्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, किसी से अपने खर्चे के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखेंगे हम, open only to senior citizens, individual who have completed 60 years of age. All right, implementing agency देख लेंगे, LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is the implementing agency of प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। guaranteed pension रहने वाली है, the scheme guarantees a pension payout for 10 years. ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 10 साल तक ये पेंशन आपको दी जाएगी। देखिए 60 साल से तो शुरू हुआ, देख रहे हैं आप यहाँ पे, open only to citizen who has completed the 60 years, तो 60 years से शुरू हुआ, 60 years के बाद हमें जरूरत भी पड़ती है सोशल सिक्योरिटी की, एक सिक्योर्ड इनकम की बतौर पेंशन, और ये 10 साल तक रहेगा, ठीक है, यानी कि लगभग तक जब तक आप 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक ये स्कीम आपकी चलेगी। सब्सक्राइबर्स कैन गेट assured pension ranging from 1000 per month to 12000 per month based on the contribution. Alright, यानी कि जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होगा अपने अर्निंग डेज के समय, उस हिसाब से आपको आपकी पेंशन अब बनेगी, जो कि 10 सालों तक आपको मिलेगी। लिमिट ऑन इन्वेस्टमेंट, इट सेट्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑन द इन्वेस्टमेंट एट 1.56 lakhs and 15 lakh रिस्पेक्टिवली। देखिए जो पैसा आपको मिल रहा है, अगर आपने सपोज खर्च नहीं किया, हो सकता है आपका अपना खेत हो या आपके रिसोर्सेज इतने हो कि आपको उन पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने एनरोल किया हुआ है अंडर योर प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, तो देयर आर चांसेस कि आप उसे कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। कि मिनिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 1.56 lakhs is the minimum limit on investment and 15 lakh is the maximum that you can use for your investment. टैक्स बेनिफिट्स की बात मैं करूं, नो टैक्स बेनिफिट्स है यहाँ पर, यानी कि कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा इस पेंशन के ऊपर, एक्सेप्ट फॉर जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है।
प्रीमेच्योर एग्जिट अगर आप करते हैं, premature exit with a 2% penalty on the principal is allowed in case of critical or terminal illness of self or spouse। यानी कि हो सकता है कि before attaining the 70 years आप बीमार पड़ गए, आपको जरूरत पड़ गई और आपको इन पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ये पैसा जो था ये 10 साल तक चलना था, ठीक है। till 10 years you were supposed to get a monthly अमाउंट, लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा कि मुझे भी बहुत जरूरत है, मेरी आपातकालीन स्थिति है तो मैं इकट्ठे पैसा लेना चाहूंगी, तो आपने क्या किया, प्रीमेच्योर एग्जिट कर दिया, तो आपको 2% की पेनल्टी के साथ वो पैसा मिलेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था ना, जो इकट्ठा हुआ अमाउंट था, उस पर 2% पैसे काट लिए जाएंगे और आपको पूरा अमाउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लोन फैसिलिटी भी रहती है इस अमाउंट पर। लोन फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 पॉलिसी ईयर्स, यानी कि जब आप 63 आपने कंप्लीट कर लिया ना, 60 साल के थे तब तो आपने एनरोल किया था, 63 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको इस पर लोन भी मिल सकता है। मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड शैल बी 75% ऑफ द परचेज प्राइस। डेथ ऑफ सब्सक्राइबर अगर बाय चांस हो जाती है, शुड द इन्वेस्टर डाई विद इन 10 ईयर्स, देखिए 10 साल का समय था यहाँ पर, देख सकते हैं आप, अगर 10 साल के अंदर उनकी मौत हो जाती है, किसी कारणवश वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, बेनिफिशियरीज विल गेट बैक द प्रिंसिपल। अब देखते हैं बैंक में नॉमिनी दर्ज किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नॉमिनी का एक सिस्टम होता है और बेनिफिशियरी को क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन पेंशन से जुड़ा हुआ, लेकिन डिफरेंसेस आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस जो हमने किया है वो क्या है, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, अभी हम करें एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये रिटायरमेंट इनकम देता है, ठीक है, टू ऑल द सिटीजंस एंड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट अमंग्स ऑल द सिटीजन। आजकल का जो समय है उसमें क्या है कि अभी की जो जरूरत है उसको पूरी करो, क्योंकि कल किसने देखा, ये लाइन बड़ा फेमस है, कल किसने देखा है। हालांकि हमारा जो प्रीवियस जनरेशन रही है उन्होंने हमेशा सेविंग्स पे ध्यान दिया है, तो इसे मद्देनजर रखते हुए सरकार ने क्या कहा है कि हैबिट ऑफ सेविंग एक लाई जाए, ताकि रिटायरमेंट के समय वो ठन ठन गोपाल ना हो, ठीक है, एंड दे शुड हैव सम मनी इन देयर हैंड for all the citizens। क्या पर्पस है इसका, to provide a sustainable solution to the problems of providing adequate retirement income to every citizen of India। रिटायरमेंट का वो समय होता है ना जब उम्र भी काफी ज्यादा हो जाती है, लेट्स टेक द केस 60 तो हो ही जाती है, ठीक है, साथ ही योर सोर्सेज ऑफ इनकम इट ऑल्सो डिक्लाइंस, ओके, क्योंकि उस समय आप में इतना जोश नहीं होता कि आप फिर से एक नई जॉब करेंगे, फिर से आप नए वेंचर्स पे हाथ डालेंगे, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें उस समय पे, सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिटायरमेंट इनकम टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। इससे और क्या मेंटेन रहेगी, इससे आपका आत्मसम्मान यानी कि डिग्निटी भी मेंटेन रहेगा। बेनिफिशियरीज कौन कौन रहने वाले हैं इसके, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ये याद रहे, ठीक है। कई बार हमें फैक्ट्स पता नहीं होते ना और हमें लगता है कि अरे ऐसे कैसे, नेशनल पेंशन है, नेशनल लिखा है तो फिर तो रेसिडेंट ही होना चाहिए, नहीं, बोथ रेसिडेंट ऑन एंड नॉन रेसिडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 ईयर्स, ठीक है। अगर मैं एज ग्रुप प्रीवियस स्कीम में बात करूं तो क्या था कि 60 इयर्स मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे 18 to 65 इयर्स के लोग भी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एनरोल कर सकते हैं, यानी कि मैं आप हम सभी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 18 से ऊपर अगर आप हैं तो बिल्कुल आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एलिजिबल हो जाते हैं। कवरेज देखते हैं, एम्प्लॉयज, पब्लिक, प्राइवेट एज वेल एज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये पेंशन का नाम सुन के केवल गवर्नमेंट वाले पे नहीं मार्क करके आ जाएंगे कि पब्लिक एम्प्लॉयज ही इसमें एलिजिबल होंगे, नहीं, प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले भी, ठीक है, दे ऑल आर एलिजिबल, इन सबको कवरेज मिला है इसमें। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA। प्रीवियस वाले में कौन सी थी, LIC, ओके। Again, NPS is mandatorily applicable on central government employees except armed forces। armed forces में हमने देखा कि उनकी एक अलग पेंशन होती है, ठीक है, which they get at the time of retirement। however other central government employees they are eligible for your NPS। अभी तो जो हमने एक स्कीम पढ़ी थी अग्निवीर, उसमें क्या था, उसमें तो ये था कि उनको क्या मिलेगा, they will be getting the amount, they will be getting the package, okay, सेवानिधि at the time of their retirement, ठीक है। तो आर्म फोर्सेस वाले लोग एनपीएस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ये इनका रिक्रूटमेंट कब से होना चाहिए,
The recruitment should be on or after 1/1/2004 2004 के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद जिनकी भी रिक्रूटमेंट हुई है वे सभी एलिजिबल है आपके एनपीएस के लिए. Subsequently all state governments excluding West Bengal have also adopted NPS for their employees. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार ने भी एनपीएस को इम्प्लीमेंट कर दिया है. कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, the individuals contribute to their retirement account and employer can also contribute. यानी कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा. दोनों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, एक अमाउंट इकट्ठा हो रहा है. ठीक है. One individual can open only one account under NPS. However, such individual can have another account in Atal Pension Yojana. Okay. अटल पेंशन योजना के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे you can have a different pension through that. Okay. एनपीएस के तहत क्या होगा, एक इंडिविजुअल का एक ही अकाउंट होना चाहिए. ठीक है. अटल पेंशन योजना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पेंशन स्कीम्स एंड इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे. ठीक है. However, if you want me to tell you about the Atal Pension Yojana, let me tell you the scheme was launched on your 9th May 2015. ठीक है. एंड यहाँ पर भी हमने क्या किया, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज वर्कर्स को ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को हमने यहाँ पे केटर करने की बात कही गई है. हालांकि जो एज लिमिट है ना यहाँ पे एलिजिबिलिटी, वो 18 से 40 साल की एलिजिबिलिटी रहती है. ठीक है. and it is going to provide you a minimum guaranteed pension ranging from rupees some 10,000 some sorry 1,000 and 5,000 1000 से 5,000 तक का अमाउंट रहता है यहाँ पे. कब, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब. ठीक है. तो कुछ कुछ यहाँ पे हम देख पाते हैं कि डिफरेंसेस लाई करते हैं आपके एनपीएस में और अटल पेंशन योजना में. अनदर थिंग दैट आई कैन टेल यू इज कि यहाँ पे हमने टैक्स एग्जेम्प्ट किया था. हाउएवर अटल पेंशन योजना में जो अमाउंट बनता है उस पे टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है. ओके. बात करूंगी मैं प्राण की. द सब्सक्राइबर इज अलॉटेड विद अ यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. ठीक है. परमानेंट अकाउंट नंबर प्राण विच इज पोर्टेबल एंड कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनी लोकेशन इन दी इंडिया. ठीक है. चलिए आते हैं हम अगले स्कीम के, विच इज अगेन योर इंपॉर्टेंट स्कीम फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात हो रही है. टू मोबिलाइज गोल्ड हेल्ड बाय हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशंस, reduce country's reliance on the import of gold and provide fillip to the gems and jewelry sector in the country. यानी कि देश में सोने का व्यापार, गहनों का व्यापार, ठीक है, ज्वेलरी का व्यापार, प्रेशियस मेटल्स एंड जेम्स का व्यापार, इसको एनकरेज करने के लिए और घर में जितना सोना पड़ा हुआ है, ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जितना सोना पड़ा हुआ है उसे भी हम चैनलाइज करेंगे कहीं अच्छी जगह पर, और साथ ही रिड्यूस करेंगे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर फॉर योर गोल्ड. बैकग्राउंड क्या रहा है इस स्कीम का? इट कंप्राइजेस ऑफ प्रीवियस गोल्ड डिपॉजिट स्कीम एंड द गोल्ड मेटल लोन स्कीम रिवैम्प्ड एंड लिंक्ड टुगेदर इन जीएमएस. गोल्ड डिपॉजिट स्कीम पहले चलता था एंड योर गोल्ड मेटल लोन स्कीम भी पहले चलता था. इनको हमने क्या किया, इकट्ठे मर्ज कर दिया और लिंक कर दिया हमने किससे, जीएमएस में, यानी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में. पर्पस क्या है स्कीम का? टू मोबिलाइज द आइडल गोल्ड इन द कंट्री. व्हाट इज आइडल गोल्ड? जो खाली बैठा हुआ है. भाई किसी ने नौलखा हार बनवाया था गोल्ड का, अब वो खाली रखा हुआ है, तो कुछ नहीं कर रहे उसको, हमने बस तिजोरी में रख दिया है उसको. ठीक है. तो वो एक आइडल गोल्ड है. ठीक है. एंड पुट इट इनटू द प्रोडक्टिव यूजेस. एलिजिबिलिटी कौन इसमें एलिजिबल रहेंगे? रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. टैक्सेशन बेनिफिट्स की बात करूं मैं, अर्निंग्स अंडर द जीएमएस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कैपिटल गेन्स टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड योर इनकम टैक्स. देखिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट मिला हुआ है. ठीक है. इस पे हमेशा ध्यान देना. मिनिमम कितना गोल्ड हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज योर 10 grams ऑफ रॉ गोल्ड इज द डिपॉजिट लिमिट. ओके. एलिजिबिलिटी की बात करूं, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कैन मेक डिपॉजिट्स अंडर द स्कीम. जॉइंट डिपॉजिट्स ऑफ 2 or more एलिजिबल डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अलाउड. ठीक है. सभी भारतीय नागरिक इसमें अपने डिपॉजिट दे सकते हैं. साथ ही हो सकता है कि अगर मेरे पास इतना गोल्ड ना हो तो मैं क्या कहूंगी, आई विल गो टू पर्सन B and C as well and I will tell कि चलो सब मिलके यहाँ पे अपना गोल्ड जो है ना यहाँ पे इकट्ठा करते हैं एंड इसके तहत हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे. ओके. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो गोल्ड है आपको उसको आपने मोनेटाइज कर दिया, उसको आपने एक फाइनेंशियल रूप दे दिया. इट इज नॉट सिटिंग आइडल, रादर इट इज ब्रिंगिंग मनी in the exchange of the commodity. Deposit quantity limit minimum 10 grams of raw gold, bars, coin, jewelry excluding stones and other metals. This is the deposit quantity which is the minimum limit. 10 grams of raw gold हमने डिस्कस किया पहले भी. ठीक है. और मैक्सिमम कितना सोना हम दे सकते हैं, कितने जेम्स एंड ज्वेलरी दे सकते हैं हम, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है. ठीक है.
यानी कि जितने आपके राजशाही है वो तो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हालांकि उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नोट दिया गया है, इसे भी ध्यान से देख लेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अराउंड 7% टू जीडीपी। देखिए 7% जीडीपी में, एंड 10 to 12% शेयर इन द कंट्रीज टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए अच्छा खासा अमाउंट है, ये तो अच्छा खासा अमाउंट है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अनदर अगेन important scheme of your Ministry of Finance which is आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY। क्या मकसद है इस योजना का? रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इंडस्ट्री एंड एनकरेजेस देम टू हायर मोर वर्कर्स। एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एवरी एस्टैब्लिशमेंट दे आर रजिस्टर्ड विद EPFO and their new employees earning wage less than 15,000 per महीना। ठीक है, for hiring between October 2020 to June 2021 and for those who lost jobs between March 2020 to September 2020। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो समय दिया हुआ है, ये कोविड का समय दिया हुआ है, कोविड टाइम। ओके, उस समय जो जॉब लॉसेस हुए थे उनको एक तरीके से हमने पुश करना है, उनको एक तरीके से हमने सहूलियत देनी है। इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग हायरिंग, center is crediting for provident fund for a period of 2 years both the employee share and employers share, यानी कि 12% of wages each for of contribution payable or only on employee share depending on the employment strength of the EPFO registered establishment। देखिए EPFO में क्या होता है ना, कोई भी जो एम्प्लॉय है वो कुछ अपने सैलरी में से डिडक्शंस कराते हैं, उतने ही अमाउंट यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर भी देता है। दिस इज एम्प्लॉय एंड दिस इज अनदर एम्प्लॉयर। ठीक है, सपोज अगर इन्होंने 50 रुपए अपने बोला कि सैलरी में अगर मेरी कमाई 150 रुपए है, तो मुझे 150 के बजाय मैं क्या करूंगा, 50 रुपए आप रखिए इस अकाउंट में, मैं जमा करूंगा और 100 रुपए अपने साथ घर में लेके जाऊंगा। लेकिन ये 50 रुपए भी तो उसी के है ना, तो वो क्या करेगा, अकाउंट में डालेगा और 50 रुपए ही आपका एम्प्लॉयर भी डालेगा, तो अभी इकट्ठा होकर 100 रुपए हुआ और ये हर महीने हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द टेन्योर द पर्सन विल हैव सम अमाउंट। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि EPFO ही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। कमिंग टू दी नेक्स्ट मंत्रालय विच इज शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समग्र शिक्षा, एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है समग्र शिक्षा का? यूनिवर्सल एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, प्रमोटिंग वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखिए कुछ बातें यहाँ पे बड़ी अच्छी दी गई है। आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि व्हाट इज वोकेशनल एजुकेशन? वो एजुकेशन जो आप ग्रहण करते हैं अपने शौक के तौर पर, या फिर आपको वो चीज दिल से पसंद है तब आपने वो चीज सीखी। तो कोई जबरदस्ती नहीं, जैसे कि आपको 9th क्लास नहीं पसंद थी लेकिन आपको फिर भी धकेल के वहां बिठा दिया करेंगे, नहीं पढ़ो, 8वीं पास किया तो 9वीं में तो जाओगे ना। तो दैट इज अ कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, हाउएवर वोकेशन मींस कि मुझे ये स्किल पसंद है और इसीलिए मैं इस चीज को आई विल बी यूजिंग दिस स्किल, दैट इज योर वोकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, चलिए बात करते हैं हम कि इनको स्टेट्स ने सपोर्ट किया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 के तहत। पर्पस क्या है? इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली एज अ कंटिन्यूम फॉर प्री स्कूल टू क्लास 12th। ठीक है, प्री स्कूल यानी कि नर्सरी, प्रेप, KG। ठीक है, यहाँ से लेके आप कक्षा 12वीं तक की बात करेंगे, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ही आएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्कीम? इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो सेंटर खर्चा करने वाली है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसकी रहेगी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, SIS एट द स्टेट एंड UT लेवल, एंड इसका टेन्योर जो रहेगा वो 2021 से 2026 तक रहेगा, यानी कि ये करंट पीरियड में तो डेफिनेटली वैलिड है। ठीक है, बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, समग्र शिक्षा इज एन ओवर आर्किंग प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, और ये 3 स्कीम्स को सबस्यूम करेगा। कौन कौन से? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, पहली बात तो आपके वोकेशनलाइजेशन की बात की गई और दूसरी बात ये कही कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि जहाँ से टीचर सीख के आ रहे हैं उन इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन किया जाए।
सर्व शिक्षा अभियान में हो क्या रहा है? यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द आरटी एक्ट 2009 आरटी एक्ट को ध्यान में रखते हुए you have to give education, universal access to elementary education. What is elementary education? 5वीं से नीचे की जो क्लास होती है उसमें जिसने पढ़ाई की होती है, that is your elementary education. तो इसका हक तो सबको होना चाहिए, सबको. बात करूं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की, टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी. Coming to scheme on teacher education, to create a sound institutional infrastructure for pre-services and in-service training of elementary and secondary school teachers and for provision of academic resources support to elementary and secondary school. यानी कि टीचर को भी उतना ही सपोर्ट किया जाए जितना बच्चों को किया जाता है, क्योंकि अगर टीचर इनकरेज रहेगा ना, टीचर अगर प्रोत्साहित रहेगा तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा डेफिनेटली दे सकते हैं. साथ ही एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, जो इनिशिएटिव्स एनईपी 2020 के थे इसके साथ भी अलाइंड है ये सर्व शिक्षा. ओके, समग्र शिक्षा. सार्थक Q, that is students and teachers holistic advancement through quality education, and it is under NEP implementation plan. The Nipun Bharat National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. मतलब ऐसा ना हो कि बस मुझे रीड करना तो है, मैं रीड तो कर लूं जोड़ जोड़ के कि हाँ ये नेशनल लिखा है, बट मुझे नेशनल का मतलब नहीं पता. सो निपुण भारत की तरफ भी हमें काम करना है, ठीक है. टू अटेन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ग्रेड 3 बाय 2026 to 27. Foundational Learning Study FLS conducted by the National Council of Educational Research and Training NCRT to access the learning level of class 3 student in foundational literacy and numeracy. Okay, यानी कि उसको numbers का भी पता रहना चाहिए. It should be able to go through their literacy work, their literary work easily. Class तीसरी का बच्चा, उसको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, इतनी समझ होनी चाहिए. बात करेंगे हम नेक्स्ट स्कीम की, विच इज पीएम उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टेट HEIs, implementation of recommendation of NEP 2020 through funding support provided by the state HEIs. यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है NEP के तहत फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी पीएम उषा स्कीम में. एनईपी 2020 को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टेट हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी पीएम उषा के द्वारा. इंप्रूव एक्रेडिटेशन स्टेटस ऑफ एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस एंड गेटिंग एक्रेडिटेशंस ऑफ नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस. नाउ ये होता है मान्यता प्राप्त करना, ठीक है. तो जिन इंस्टीट्यूशन ने मान्यता प्राप्त कर ली है उनका स्टेटस और अच्छा करना है, ठीक है, और जिन्होंने नहीं की है उनको ये इस स्कीम के तहत ये मकसद है कि उनको हम एक मान्यता प्राप्त संस्थान करार दे. Establish backward and forward linkages with school education on one hand and employment market on the other hand. Backward and forward linkages, देखिए आप कौन सी शिक्षा यहाँ पर करें, उच्चतर, तो उच्चतर शिक्षा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. फॉरवर्ड लिंक यानी कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, और जॉब क्यों नहीं मिल रही, बैकवर्ड लिंक करो क्योंकि शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, ठीक है. दिस इज अ फॉरवर्ड लिंक, दिस इज अ बैकवर्ड लिंक. इन दोनों को हमें क्या करना है, सिंक में लेके आना ताकि पढ़ाई अच्छी हो फिर जॉब मिले, ठीक है. फिर पढ़ाई करो फिर और जॉब लो, मतलब इससे बेटर थोड़ी जॉब लो, ठीक है. डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ODL, दैट इज ऑनलाइन डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन इन सच स्टेट्स एंड यूटीज. उच्चतर शिक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे फिजिकल स्कूल्स ही खोले जाए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जहां से हम ऑनलाइन या फिर डिजिटल मोड एजुकेशन भी बेटर कर सके, ठीक है. Providing adequate opportunities for higher education to socially deprived communities, ठीक है, जितने भी हमारे समुदाय जो सोशली डिप्राइव्ड है उन्हें भी हमें भरपूर मौका देना चाहिए. किस लिए, हायर एजुकेशन गेन करने के लिए. फोकस ऑन लो GER, that is gross enrollment ratio, left wing extremism, border area districts and aspirational districts and districts with higher, ये वाला, districts with higher SC/ST population, enhancing employability through skilling and vocationalization. यानी कि शिक्षा तो देनी, शिक्षा के साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो मुश्किल है इनसे भी हमें लड़ना है, और शिक्षा के साथ साथ रोजगार, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू स्किलिंग, वोकेशनलाइजेशन, ठीक है, स्किल्स उसमें देख उस व्यक्ति में स्किल्स बढ़ाकर उसकी जॉब लगने के चांसेस या जॉब करने की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा. फोकस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इंक्लूडिंग STEM is for your science and technology, engineering and mathematics, commerce and humanities field of
एजुकेशन कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, यानी कि मैथ्स का बच्चा आर्ट्स भी पढ़ पाए, ठीक है, आर्ट्स का बच्चा भी मैथ्स पढ़ पाए, कॉमर्स भी थोड़ा समझ पाए। सो दिस इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज अ मस्ट। ओके, अगर मैं बात करूं इसके बैकग्राउंड की, 2013 में से लॉन्च किया गया था, सेंटर ने लॉन्च किया था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान टू अटेन हायर लेवल ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस। 2018 में सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। ओके, in the light of National Education Policy 2020, RUSA scheme has been launched as प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। कंपोनेंट्स की बात करूं मैं, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, ओनली accredited state universities would be eligible, यानी कि जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उन्हीं के पास ये क्षमता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन कराएं एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज स्थापित करें। NAC ग्रेडिंग, NERF रैंकिंग आर की क्राइटेरियन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कॉलेजेस जाते हैं आप, वहां पे क्या लिखा है, NAC credited A+ ऐसा करके लिखा रहता है। ठीक है, grants to strengthen universities, accredited and unaccredited universities, only state government state universities will be eligible. Next is grants to strengthen college, accredited and unaccredited knowledge, only state government and government aided colleges will be eligible. Okay, बात करूं अगर मैं न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज की, डिस्ट्रिक्ट्स विदाउट एनी गवर्नमेंट हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड बी एलिजिबल। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पे कोई भी सरकारी उच्च संस्थान नहीं है, उनके लिए न्यू मॉडल डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे। ओनली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वुड बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, चलिए, नाउ अंडर दिस स्कीम जेंडर इंक्लूजन, इक्विटी इनिशिएटिव्स का भी ध्यान रखा गया, यानी कि मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को बराबरी से समझा जाए और सभी के लिए बराबर से कार्यवाही हो। डिस्ट्रिक्ट वुड बी टेकन एज अ यूनिट, नॉट एज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि that can be undertaken by this compartment include doing sensitization workshops, combined hostels for females or for nearby colleges and universities in the district। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर इंक्लूजन होना चाहिए और इक्विटी इनिशिएटिव्स भी देखे जाने चाहिए। मैनेजमेंट, monitoring, evaluation and research MMER, the amount of MMER grant is 2% of the total funds approved। 1% उसमें है आपके स्टेट एंड यूटीज का, 1% है आपके यूटिलाइजिंग द सेंटर। ओके, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी जब हम इस स्कीम की बात करें, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी उनको जहां पे GER कम है, यानी कि लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। साथ ही यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि प्रपोर्शन of population and enrollment proportion of female transgenders, STs या फिर OBCs, aspirational border areas, left wing extremism, WE prone districts, and definitely last but not least gender parity यानी कि मेल और फीमेल को शिक्षा का बराबर अधिकार हो। With this we come to the end of this session. I hope आज आपने schemes पढ़े होंगे, ठीक है, और स्कीम्स के बारे में काफी डिटेल में जाना होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा फिरा के दे रही है यूपीएससी। दे वांट द पेपर टू बी टफ सो दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक। हाउएवर डू नॉट वरी, हमने जितनी भी पढ़ाई की है आज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज उठाएं, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, आई एश्योर यू आई विल ब्रिंग मोर स्कीम्स इन द अपकमिंग डेज। फिलहाल इतना जो हमने पढ़ा है इसको आप रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर एग्जाम्पल। ओके, चलिए, 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 months फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। दिस इज माय कोड, यू कैन यूज द कोड DJLive21 एंड अवेल द डिस्काउंट्स। All right, and this offer is going to end today by 11:59 PM, यानी कि रात के 12 बजे आपका जो ऑफर है वो गुल हो जाएगा। विजय मॉक टेस्ट सीरीज, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी यदि कोई नया है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, NDA, CDS, AFCAT एंड CAPF के लिए। अग्नि बैच लॉन्च होने वाला है अगस्त 29 से। ठीक है, आप देख सकते हैं मुझे, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी NDA बैच के लिए। Moving on to the next is Veer batch, which is going to be a complete batch for CDS 2025. Here you can see me again. I'll be taking care of the economics portion. Okay. यदि कोई CAPF के लिए interested है, they can come and join us on Virat complete batch. For any kind of discounts, you can always use the code DJLive21. Okay. Here am I, 15 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। योद्धा कंप्लीट बैच फॉर AFCAT 2025, ये भी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर भी मैं आपको इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जॉइन मिशन SSB कंप्लीट बैच,
in case you are one of those who have already cleared the exam, तो आप यहाँ पे SSB batch भी join कर सकते हैं. You can also join us on Telegram and Insta through these QR codes. However, if you want to connect with me, you can join me on my Telegram channel. The name of the Telegram channel is DJ Live 21. I will put the link also in the comment section. वहां से भी आप मेरे Telegram channel से जुड़ सकते हैं. DJ Live 21 all in capital letters, no space is my Telegram channel. Do not forget to follow me on Unacademy. ये रहा follow का button, ठीक है, इसको जाके press कर देंगे आप, ठीक है. एंड कोई भी लाइव क्लासेस होती हैं, एनी प्लस कोर्सेज येट टू कम, आपको फटाफट से नोटिफिकेशन चला जाता है. आप जहां कहीं भी होते हैं ना, भाग के आके एंड आप क्या करते हैं, अपने आंसर्स मार्क करने की कोशिश करते हैं, सही कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. क्योंकि हम वहां पे स्पेशल क्लासेस जब कंडक्ट करते हैं ना, तो वहां पे वी ट्राई that we are practicing papers. Hence, it is important that you follow me on Unacademy as well, so that you remain updated with any kind of class, being it special, being it plus. Okay, चलिए, आई होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा और आपने बहुत कुछ सीखा हो आज के सेशन से. मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में. टिल देन कीप स्टडीइंग, लेट्स क्रैक इट. जय हिंद.